हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी 2023-24 का जो सेशन है क्लास 12th के लिए। तो इस सेशन में आप कैसे बन सकते हैं टॉपर, तो एक एक चीज ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और आपको सारे राज पता चल जाएंगे कि अगर आपको टॉप करना है तो आपको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई जो आपका एग्जाम है, जो आपका सिलेबस है, उसको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक लुक देंगे किसकी तरफ, हम देखेंगे आपके सिलेबस को कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले भाई क्लास 12th का जो सिलेबस है उसके अंदर पार्टनरशिप आती है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग आती है, ठीक है। फिर कंपनी अकाउंट्स आती है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आता है। तो ये तीन कैटेगरी है, तीन बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है, तीन पार्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, तीन यूनिट्स हैं, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मार्क्स जो रखती है भाई वो है पार्टनरशिप। अब जो क्लास 12th है भाई उसके अंदर आपको कितने मार्क्स का पेपर आता है, उसमें आपको 80 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है, 80 मार्क्स। और बाकी जो 20 मार्क्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल वाइवा इन सारी चीजों के होते हैं। तो अभी हमारा फोकस किस पे है, जो हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं वो है 80 मार्क्स पे। ओके, तो 80 में से 36 तो इसी में से आ रहे हैं, काफी बड़ी बात है, ऑलमोस्ट 50% है। तो आपका ध्यान बहुत ज्यादा पार्टनरशिप पे होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमें यही समझ में आई। दूसरा, अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी आती है 24 मार्क्स की, एंड एनालिसिस जो है वो आता है आपका 20 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके 80 मार्क्स कंप्लीट होते हैं और आपको ये बाइफर्केशन पता होनी चाहिए कौन सी चीज कितने मार्क की आती है, ताकि आप उस हिसाब से उस चीज पे उतना फोकस दे पाओ, ठीक है, और उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं पार्टनरशिप, कंपनी और एनालिसिस वाली बुक के तीन जो कैटेगरी उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है, कितने कितने मार्क के ऑलमोस्ट आ जाते हैं, ठीक है। ये जो पास्ट ट्रेंड रहा है, जिस तरह से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, हो सकते हैं। तो जैसे पहला पार्टनरशिप में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल वाला चैप्टर जो है वो 9 से 11 नंबर का आता है, ठीक है, 9 से 11 नंबर का आता है। गुडविल की बात करें तो 3 नंबर की आ रही है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 नंबर। एडमिशन 8 नंबर। सर 1 नंबर का भी कोई चैप्टर होता है? अभी बेटा बताऊंगा इसके राज। रिटायरमेंट की बात करें तो 7 नंबर, और डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करें तो 9 नंबर, और डिसोल्यूशन की बात करें तो 5 नंबर, ठीक है। तो ये चीज है। सर अब पहले ये राज बताओ, ये 1 नंबर का कैसे चैप्टर आता है? बेटा देखो, पॉइंट इज कि ये जो यहां से शुरू हो रही है कहानी यहां तक, ये है रिकंस्टिट्यूशन। क्या है बेटा? ये है रिकंस्टिट्यूशन। क्या होता है सर? जब पढ़ेंगे बेटा आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे के सारी जो चैप्टर्स हैं ये एक तरह का रिकंस्टिट्यूशन है। तो अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे, भले ही आपको लगा 1 नंबर का है चलो छोड़ देते हैं, अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो कंसेप्चुअली भले ही आपको मार्क्स दिख रहे हो, लेकिन कंसेप्चुअली अगर आपने कहीं छोड़ा, ये बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है अकाउंट्स कि एक चैप्टर पढ़ा उसका दूसरे से कोई लिंक नहीं है। ये मैं तो कहता हूं जो आप अब 12th में पढ़ोगे उसका 11th से बहुत ज्यादा लिंक है। तो अगर आपकी 11th ठीक नहीं है तो आपकी 12th में बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए इसको 1 मार्क का अगर देख रहे हो तो कंसीडर ही मत करो, इसको समझो कि ये सारी चीजें एक साथ आएंगी, ये एक ही चैप्टर है, रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है। फिर बात करते हैं कंपनी की। कंपनी की बात करते हैं, कंपनी में 2 चैप्टर आपको दिख रहे हैं। पहला है इश्यू ऑफ शेयर, जो आप शेयर जो कंपनीज होती है उससे शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, तो वहां पर शेयर जो इशू हो रहे हैं उसकी जर्नल एंट्री, उसकी अकाउंटिंग, वो सारी चीजें सिखाई जाती है। और ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपके कोर्स का, सबसे बड़ा चैप्टर है, 14 से 18 नंबर का आता है भाई। ओके, फिर डिवेंचर्स के बारे में बात करें, डिवेंचर 10 नंबर का आता है। और एनालिसिस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक चैप्टर है, 7 नंबर का आता है। अकाउंटिंग रेशियोज एक चैप्टर है, 5 नंबर का आता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर का आता है, ठीक है। तो अगर आप इनके मार्क्स को ध्यान रखोगे तो उस हिसाब से आपका फोकस रहेगा कि हाँ यार ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंसेप्ट किसी का नहीं छोड़ना है। देखो मैं कह रहा हूं कि मार्क्स के हिसाब से फोकस करना, दैट मीन्स प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है 1 नंबर का तो छोड़ ही दो, मैं कह रहा हूं आपको इसके कॉन्सेप्ट तो सबसे अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस के बारी है तो ऐसे चैप्टर्स उठाने जिसके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अगर इन केस आपके पास टाइम कम बचता है तो, ठीक है। और आज के शेड्यूल, आज के जो सेशन है इसके अंदर मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूं जिससे आप अगर उसको फॉलो कर लेते हैं तो टाइम कम बचने वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है। हर चीज परफेक्टली होती चली जाएगी। क्या चाहिए उसके लिए बताते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं भाई।
34 क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत लेंदी होते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूं अकाउंटेंसी लेंदी होती है, चाहे किसी भी लेवल पे पूछी जाए, ठीक है। फिर बात करते हैं, 3 घंटे का पेपर होगा, 80 मार्क का पेपर होगा जैसे मैंने आपको बताया। उसमें 1 मार्कर क्वेश्चंस कितने आने वाले बेटा, 20 क्वेश्चंस आने वाले, जिनमें से 7 क्वेश्चन में चॉइस होगी। 3 मार्कर क्वेश्चन आएंगे 6 क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन में चॉइस होगी। 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे भाई 3, जिसमें 1 क्वेश्चन में चॉइस होगी, और 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5, जिसमें 2 चॉइसेस होंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से प्लानिंग हो जाएगी। आपको पूरा मैंने एग्जाम पैटर्न भी बता दिया, कितने मार्क का कौन सा चैप्टर आ सकता है वो भी बता दिया, सारी चीज हमने समझ ली है। अब आगे बात करते हैं ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके दिमाग में डालने के लिए, जिससे आप टॉप करेंगे, ठीक है। और उस लाइन में आप भाई आगे बढ़ते ही चले जाएंगे जितना इन चीजों को आप शिद्दत से फॉलो कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे पहली चीज क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नीडेड। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है, आपको बिजनेस स्टडीज मिली है इस साल, उसमें मैनेजमेंट पढ़ रहे होगे आप। मैनेजमेंट में आपको क्या सिखाया जाता है, मैनेजमेंट में आपको प्लानिंग सिखाई जाती है, और प्लानिंग अगर आपने की है दैट मीन्स यू हैव टू स्टिक ऑन इट। आपको उस पर भाई टिके रहना है, उसी को डिसिप्लिन बोलेंगे, ठीक है। और डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। जो आपको नेचर खुद जाके दे दे वो एक अलग बात है, लेकिन आप जो हासिल करना चाहते हो वो आपको शायद ना मिले, तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर नो पेंडिंग वर्क। मेरे टीचर बोलते हैं रोज का काम रोज। मेरे टीचर मुझे क्या सिखाते हैं, रोज का काम रोज। तो अकाउंटेंसी इतनी भारी भारी क्या कहते हैं क्वेश्चंस लेकर आती है आपके सामने, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस के लिए इतना मटेरियल होता है, भाई दिमाग बिल्कुल थका देती है। तो अगर दिमाग तभी थकेगा जब आप काम को पेंडिंग छोड़ोगे, अरे पढ़ लिया ठीक है कर लेंगे सॉल्व यार, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, एक साथ करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक साथ करने का कोई फायदा नहीं है। डेली डेली थोड़ा थोड़ा खाओगे ना तो ही जिंदा रहोगे। आज नहीं खाया, 1 महीने तक नहीं खाया, फिर 1 साल बाद सारा खाना खा लिया, अरे भाई दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो डेली डेली काम करना है, जितना पढ़ाया जाए, जितना पढ़ते रहो उतना करते रहो, और कैसे पढ़ोगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर क्लास 11th कंसेप्ट इज द की। भाई जिसकी क्लास 11th वीक है उसके साथ दिक्कत होने वाली है, ठीक है। कंसेप्ट जो छोटे मोटे कंसेप्ट हैं भाई उनको भी अच्छे से अगर आप कर लेते हैं, मतलब देखो एक होता है कि सर मेरी क्लास 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएं, सर मैं 11th क्लास में वीक था, मैं 12th क्लास में ठीक ठाक पढ़ के पास होना चाहता हूं, उनके लिए तो है बेटा जर्नल एंट्री कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब अगर आप भाई एकदम प्रो लेवल पे जाना चाहते हैं, एकदम 100% आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, 95 to 100% आपके मार्क आ सकते हैं अगर आप 11th क्लास को कर डालें। और मैं आपको बता रहा हूं अब भी जून चल रहा है, अब भी आपके पास टाइम है, इन 10-15 दिन के अंदर 11th क्लास कंप्लीट कर दो, ठीक है। देखो बेसिक अगर देखा है जर्नल एंट्री इनफ है, जर्नल एंट्री कर लो, लेजर पोस्टिंग कर लो, आप डेबिट क्रेडिट के रूल अच्छे से समझ लो, फाइनल अकाउंट पढ़ लो, ये 4-5 चीजें आप पढ़ लो, आपका बेसिक स्ट्रांग। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि नहीं इसके बाद तो बस एकदम कुछ भी दिक्कत होगी नहीं, आपके सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रांग है, नहीं, आपका हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक अगर स्ट्रांग है, जैसे अगर मैं बात करता हूं, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है बार बार 12th क्लास में भी हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, तो फिर इसके हिसाब से अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए 360 अगर एक पिक्चर चाहिए तो उसके लिए आपको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर 100 आउट ऑफ 100 चाहते हो तो वो बलिदान भी मांगता है, किस चीज का, मेहनत करो, ठीक है, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन का बलिदान कर दो, त्याग कर दो, आप 100% मार्क ला सकते हो। फिर आता है मोर अटेंशन ऑन थियोरेटिकल कंसेप्ट्स। भाई चाहे 11th की बात कर लें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हो गए, या किसी भी चैप्टर की थियोरी की बात कर लें, अगर मैं बात करूं प्रोविजन एंड रिजर्व्स की, अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं, मैं फाइनल अकाउंट की बात करूं, मैं अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करूं, तो बहुत ही ज्यादा इसमें थियरी है। और उसकी थियरी के पढ़े बिना अगर आप मतलब आप चाह क्या रहे हो, आप चाह रहे हो कि सर अब आप एक टी शेप का अकाउंट बनाओ और मुझे ये बताओ डेबिट में क्या है, क्रेडिट में क्या है, मुझे नहीं पढ़ना, इसके पीछे रीजन क्या है, तो भाई फिर वो ज्ञान होगा, वो खोखला ज्ञान होगा, और ऐसे बच्चे 100% तो बिल्कुल नहीं ला सकते, ये बात मैं बिल्कुल लिख कर दे सकता हूं, ठीक है। खोखले ज्ञान से कभी भी आपको सफलता हासिल नहीं होने वाली,
ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 11th का अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो भी, और जब आप 12th पढ़ रहे हो पूरे साल भर तो भी आपको पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, थियोरेटिकल। ठीक है, और उसी से आपके जो न्यूमेरिक्स होंगे वो बहुत ज्यादा अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपसे आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन कई बार ऐसी चीजें आएंगी समझ में नहीं आएगा, क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे। बेटा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जड़े हैं, और जड़ों से जो जुड़ा रहता है वो आगे बढ़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज योर सिटिंग कैपेसिटी। अब 11th क्लास को आपने देखो इतनी मोटी बुक थी सर, दिमाग खराब हो गया पढ़ पढ़ के। बेटा 12th क्लास में 3 बुक, मैं आपको बता रहा हूं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, 30-40 मिनट, और जब सवाल हो जाएंगे आराम से तब। जब सवाल नहीं होंगे फिर तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहोगे, अरे हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। आप अगर एक क्वेश्चन करने में इतना टाइम लगा रहे हो, दैट मीन्स आपको फिर सिटिंग कैपेसिटी की जरूरत है। क्योंकि ऐसे तो आप एक क्वेश्चन करोगे, यार मैं थक गया, मैं जा रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है, बहुत पढ़ लिया आज, चलो टेम्पल रन खेलते हैं, सबवे सर्फर खेलते हैं, पबजी वाला जमाना है, सॉरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके साथ होने लगेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप एक क्वेश्चन करोगे और उठ जाओगे, उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है भाई। मेहनत लगेगी, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ना पड़ सकता है अकाउंट्स। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है भाई, लाइफ में थोड़ा इंटरटेनमेंट भी रखना है, लेकिन आपके अंदर एक होना चाहिए ना, एक सेंस कि यार मैं कुछ कर पाया आज, मैंने अपना दिन वेस्ट नहीं करा, मैंने कुछ समझा, मैंने कुछ सीखा, तब जाके मैं अपने आप को पैम्पर कर पा रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि अगर आप 30-40 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं कहता हूं 20 मिनट में भी एक क्वेश्चन करें तो 1 घंटे में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन होते हैं, अगर हम फुल फ्लेज बढ़िया वाले क्वेश्चंस की बात करें तो। फिर बात करते हैं हैबिट ऑफ सॉल्विंग बिग क्वेश्चंस डेली। आप एक बात ध्यान रख लो, आपका कोर्स वोर्स हो गया, आपने पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन, जब आप सब कुछ सीख चुके तो भी आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना, फुल फ्लेज क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? एंड लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, वो है मल्टीपल रिविजन्स। इसके बिना आपकी सफलता की कहानी हमेशा हमेशा अधूरी रहेगी, हमेशा अधूरी रहेगी। तो अब बात करते हैं मल्टीपल रिविजन्स कैसे करने हैं। तो एक एस्टिमेट बनाया है मैंने, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। जून से अगस्त तक, अक्टूबर और नवंबर, फिर दिसंबर, फिर फरवरी। सर बीच में कुछ महीने खा गए आप, बेटा भूख लग रही थी। नहीं बेटा भूख नहीं लग रही थी, मैं आपको समझाता हूं। अभी जून चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मैं मान लेता हूं आपका एग्जाम होगा। ठीक है, जो भी आपका हाफ ईयरली होते हैं। सर हाफ ईयरली होते हैं तो सर मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक भी तो हो सकते हैं, तो बेटा होगा तो 1 ही महीने के अंदर अंदर। तो मैंने बस एक मोटा मोटा एस्टिमेट लिया है कि आपके पास 1 महीना एग्जाम देने के लिए, उसके लिए मैंने 1 महीना छोड़ रखा है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को छोड़ दिया, अक्टूबर और नवंबर मैंने लिख लिया। ठीक है, नवंबर के बाद दिसंबर मैंने लिख लिया। दिसंबर का सर जनवरी कहाँ गया, बेटा जनवरी में आपके प्री बोर्ड के आसपास कुछ चल रहा होगा, तो मैंने 1 महीना वहां छोड़ दिया। फरवरी के बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो यही आपके पास टाइम है जिसमें हमें पढ़ना है अच्छे से। और ये इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रिवीजन यहाँ पे होगा, सेकंड रिवीजन यहाँ पे होगा, थर्ड रिवीजन यहाँ पे होगा, और फोर्थ रिवीजन यहाँ पे होगा। क्या सर हम 4 बार एक सिलेबस को कर पाएंगे? इतने मतलब टैलेंटेड हैं हम? हाँ बेटा, आपने अपने टैलेंट को नहीं पहचाना है, आप इतने टैलेंटेड हो। मेहनत करने पे अगर आ जाओ आप, तो कौन रोक सकता है आपको? सिंपल। तो अब आपको करना क्या है, ये आपका पहला रिवीजन है, इसके अंदर आपको डिटेल में करना है, मैं लिख के भी दिखा देता हूं। ये आपका दूसरा रिवीजन है, इसमें और कम टाइम, देखो 3 महीने दिए यहां पे, फिर यहां पे 2 महीने दिए, और यहां पे 1 ही मंथ है, और यहां पे भी 1 मंथ है। तो चलिए इसको अब डिस्कस करते हैं अच्छे से कि भाई ये 4 रिवीजन, जो 4 स्लॉट हमने रखे हैं, इसमें हम कैसे काम करने वाले हैं। तो भाई इसमें बिल्कुल कछुए की रफ्तार से, सर कछुए की रफ्तार ही कहाँ होती है बेटा, जीतता कछुआ ही है। ठीक है, आपको रिवीजन 1 के अंदर क्या करना है भाई, आपको फुल एकदम तसल्ली से फुल कंसेप्ट और प्रैक्टिस करनी है, फुल कंसेप्ट और प्रैक्टिस।
यानी आप एक एक कंसेप्ट को एकदम उठाओगे अपनी गोदी में और आराम से उसको प्यार प्यार से पढ़ोगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे। आपका पहला रिवीजन है, ठीक है। और प्रैक्टिस भी आपको हर एक क्वेश्चन की करनी है, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए जो आपसे बच जाए। हर एक क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आपको 101% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैंने कुछ अचीव कर लिया। सर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमसे, यही तो बात है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज भी आएंगी, उनको भाई मार्क करके रखो अपने पास कि इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है। और जरूरी नहीं आपको पूरा क्वेश्चन ही डिफिकल्ट लगे, हो सकता है कि कोई एडजस्टमेंट आ जाए कि सर क्वेश्चन तो आसान था लेकिन ये जो एडजस्टमेंट आई ना चौथे नंबर की, इसने दिमाग की दही कर दी। उस एडजस्टमेंट को पॉइंट आउट कर लो, क्योंकि यही आपके आगे के रिविजन्स में काम आएगी, ठीक है। और जब आप फुल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रहे हो तो दोबारा कॉन्सेप्ट ना पढ़ना पड़े, इसलिए आप एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाओगे। आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाओ। सर ये क्या होता है? बेटा आपको मैं बताऊं, जब आप एक पतला सा रजिस्टर लोगे और उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट को समराइज कर दोगे, तब आपको इतनी मोटी मोटी 2-2, 3-3 बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आपकी जो पार्टनरशिप वाली 36 मार्क की बुक है, मैंने एक टाइम पे उसको 10 रुपए का पतला सा रजिस्टर होता है ना, उसके आधे में ही उसको पूरा कर डाला था। समझ में आ रही है बात? उसको हमने वहीं कंप्लीट कर लिया था और बस हल्के से पन्ने पलटो और पूरी पार्टनरशिप खत्म। आप भी कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स कैसे बनते हैं, कॉन्सेप्ट रजिस्टर कैसे बनता है, अगर उसके बारे में जानना है, उसकी एक वीडियो चाहिए तो डेडिकेटेडली उसके लिए एक वीडियो भी आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बस एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि आप चाहते भी हो या नहीं चाहते। ओके, तो कंसेप्ट रजिस्टर को लेकर के बहुत, मतलब ये आपका क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र होगा। अगर आप ये बना रहे हो तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, और आगे की सब कुछ जो भी प्लानिंग हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएगी कंसेप्ट रजिस्टर से। फिर रिवीजन 2 के अंदर आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट रजिस्टर से गो थ्रू करना है। अब आपने एक बार पढ़ लिया अच्छे से, अब आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर से गो थ्रू करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। सर फिर से सारे क्वेश्चन? नहीं बेटा, सारे क्वेश्चन नहीं करने। आपने जब करे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जिसके अंदर सारे कंसेप्ट थे, फुल फ्लेज जिसको हम बोलते हैं। फुल फ्लेज का मतलब होता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, बड़ा वाला क्वेश्चन। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे भले ही हो गए हों लेकिन करने जरूर हैं, सारे नहीं करने। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो फुल फ्लेज्ड हों, जिनको करके आपको पूरा लगे कि हाँ यार इस चैप्टर का तो सारे कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन ने मुझे रिवाइज करा दिए। प्लस उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, उसके साथ साथ आप वो क्वेश्चंस करेंगे जिन पे आपने मार्क लगा के इसने दिमाग खराब कर दिया। कुछ ऐसी एडजस्टमेंट जो आपका दिमाग खराब कर दी, वो वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये था जून, जुलाई, अगस्त, ये था अक्टूबर और नवंबर। फिर आते हैं दिसंबर पे, थर्ड रिवीजन। अब इसके अंदर आप क्या करोगे बेटा, इसके अंदर, और हाँ बेटा आपको हाफ ईयरली वगैरह नहीं देखना, आपको पूरा का पूरा क्या कहते हैं सिलेबस खत्म करना है इन 3 महीनों में, इन 2 महीनों में, तभी हो पाएगा, ठीक। फिर दिसंबर में आप क्या करने वाले हैं, दिसंबर के अंदर आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई। आपने सारे क्वेश्चन करे, फिर और कम हुए, फिर इसके अंदर से भी जो जूस बचा वो करेंगे, और उसके बाद साथ साथ आप सैंपल पेपर निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है भाई। इतने थर्ड रिवीजन में इतना कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे भाई, फिर से प्रैक्टिस करोगे, अगर और कुछ रह जाता है तो। मतलब अब ये जो प्रैक्टिस के सेशंस चल रहे हैं आपके, इसमें क्वेश्चंस कम होते ही जा रहे हैं। अगर आप उतनी ही मेहनत कर रहे हो जितना आपने जून, जुलाई, अगस्त में करी, तो फिर फायदा ही क्या रिवीजन का। रिवीजन का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें कम टाइम लग रहा है, और यही चीज आपकी स्पीड बढ़ाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, 34 क्वेश्चन लेंथी, वो नहीं होना चाहिए। वो लेंथ को आप कंट्रोल कर लोगे अपनी स्पीड से। और प्रैक्टिस के साथ फिर सैंपल पेपर अगर कोई बचता है, ठीक है, वो करो। लेकिन महा इंपॉर्टेंट दैट इज PYQ। आपको PYQ लगाने शुरू करने हैं। और ये फरवरी है, और फरवरी तक आपका प्री बोर्ड भी हो चुका होगा। प्री बोर्ड का क्वेश्चन एक और बार सॉल्व करना। आई थिंक आप लोगों को एक बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितने बच्चे इस प्लान को फॉलो करने वाले हैं और टॉप करने वाले हैं। कमेंट करो सर, मैं डिसिप्लिन में रहूंगा और मैं टॉप करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।